This is going to be Major 2023 पेपर 1-2 वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 है हमारा। तो इसमें हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले वो कहते हैं स्टोन सिंक्स इन वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो डेंसिटी ऑफ स्टोन है दैट शुड बी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, और हमारी कॉमन नॉलेज है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। सबसे पहले तो आप ऑप्शन सी और डी को रिजेक्ट करेंगे बिकॉज न्यूटन पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट नहीं होता। तो अब फैसला आपने ए और बी के दरमियान करना है। सो ए टर्न्स आउट एज 800 kg पर मीटर क्यूब विच इज लेस देन वाटर, तो ये तो सिंक नहीं कर सकता। तो अगर इसने सिंक करना है तो उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ ऑप्शन बी इज़ एक्चुअली 2000 kg पर मीटर क्यूब विच इज़ ग्रेटर देन द वाटर्स डेंसिटी। सो आंसर फॉर ऑप्शन 1 विल बी बी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2, इसके लिए आपको प्रीफिक्सेस का टेबल याद होना चाहिए। और गीगा जो है दैट इज़ 9, यानी आप कह सकते हैं 10⁻⁹। टेरा 10⁻12 होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, पीको 10⁻12 होता है। अगेन मैं जितना आपको इन्फोर्स करता हूँ कि प्रीफिक्सेस का टेबल याद कर लें, वो आपको यहाँ पे काम आएगा। अब लार्जेस्ट यूनिट आपके पास वो हमें पता है कि टेरा ही होगा, सो इट इज़ आइदर दिस और दिस। और स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी पीको बिकॉज दैट इज -12, सो ऑप्शन इसका डी बनेगा। क्वेश्चन 3 में वो आपको कहता है कि मेजरमेंट ऑफ द सफ़ियर दिए हुए हैं, और सफ़ियर का क्योंकि उसने डेंसिटी पूछा हुआ है तो सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें विच इज मास ओवर वॉल्यूम। अब क्योंकि डेंसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हमारे पास इसी के अंदर से फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन मास डिवाइडेड बाय मास प्लस चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। और क्योंकि आप डेल्टा डी डिवाइड बाय डी निकाल रहे हो, अगर आप इस डी को मल्टीप्लाई करते हो और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाती है 100 से मल्टीप्लाई किए बगैर। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स सी के फॉर्मूला में चेंजेस क्या आएंगे। देखें क्योंकि सफ़ियर है तो सफ़ियर का जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ ये 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो जो इसका वॉल्यूम है दैट डिपेंड्स ऑन द क्यूब रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर तो डायमीटर गिवन है, तो इस फॉर्मूला को दोबारा चेंज कर लेते हैं। सो व्हाट डज दैट बिकम, इट बिकम्स v इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू d डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब। तो ये क्या बनेगा मेरे पास 4/3 पाई इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 8। 8 को भी बाहर निकालने तो कांस्टेंट बन जाएगा आपके पास। तो बाय द एंड ऑफ द डे जो चेंज इन वॉल्यूम है या जो वॉल्यूम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। यहाँ से हमें पता चला कि इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं डेल्टा वी बाई वी की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूँ डेल्टा डी बाई डी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे पावर चल रही है, तो यहाँ पे मुझे डेल्टा डी के साथ 3 लगाना पड़ेगा प्लस डेल्टा एम एज इट इज़ आ रहा है जो कि एम के अंदर मसला है, एम का एरर है। तो एम का मसला कितना जी 0.1, सो 0.1 डिवाइडेड बाई उसकी अपनी वैल्यू कितनी 32.5 प्लस 3 टाइम्स 0.04 डिवाइडेड बाय यही जो वैल्यू दिस 0.04 डिवाइडेड बाय 1.87। ये किया क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। तो जब आप ये फार्मूला पूरा 1 गो में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 6.7%, जो कि ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। हमने यहाँ पे 8 इसलिए इग्नोर किया बिकॉज कांस्टेंट है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी कोई गलती नहीं है। देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। अनसर्टेनिटी तो डी के अंदर है तो सिर्फ उसकी जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 विजुअलाइजेशन बेस्ड है, आपने वेक्टर्स को विजुअलाइज करना है। इसके अगर बिहाइंड जो थ्योरी उसको देखना चाहते हैं तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो कहता है जी ये थ्रस्ट फोर्स है, ये फोर्स ड्यू टू विंड है। वो कहता है कि मुझे बता दें कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखें अगर इसको आप ग्रिड के तौर पे मान लें तो एक तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, और एक इसका कंपोनेंट ये वाला बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस कंपोनेंट में से कुछ कंपोनेंट्स माइनस हो रहा है इन द लेफ्ट डायरेक्शन लाइक दिस। तो अगर इसको मैं बना लूँ ऑब्जेक्ट को तो कुछ इस तरह से है, एक इस डायरेक्शन में है, एक छोटे से इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में। तो अगर हमने वैल्यूज भी अज्यूम की होती, लेट्स से दिस इज 50 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज लेट्स से 30, तो क्या निकलता आपके पास इस डायरेक्शन में 40 आता और इस डायरेक्शन में 30 आता। तो रिजल्टेंट कैसा बनना था, रिजल्टेंट बनना था इस तरह से दोनों के दरमियान। तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है इसका
वो आपके पास ऑप्शन सी बनता है, डिपेंडिंग अपॉन दीज टू कंडीशंस। ठीक है, हम देख सकते हैं इस साथ मैच कर रहा है, कुछ पोर्शन इधर था, कुछ पोर्शन ऊपर की साइड पे था। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बता दें फ्रॉम एक्स टू वाई। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। उसने कहा जी इसका रेडियस ही 1 मीटर है, तो ये सर्कल का सेंटर है, तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बतानी होती है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके मुकाबले में हमें साउथ डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, इसीलिए दिस विल बी 1 + 1 2 मीटर्स, बट इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। ये भी ठीक था, लेकिन दिस वुड हैव बीन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती है क्योंकि वो वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें वो आपसे, आई एम श्योर ये आप क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, सो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आपसे कहेगा मुझे दोनों का डिफरेंस बताएं मैक्सिमम हाइट का, डिफरेंस इन मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि अगर आपने ये दोनों बॉल्स अगर आप देखो तो आपने इनको एक स्पीड पे लॉन्च किया। इसका मतलब है कि जब आप सरफेस से इनको थ्रो कर रहे थे, दे हैड एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 मीटर पर सेकंड, जो उसने बताई हुई है, ये 12 मीटर पर सेकंड है। और लेट से आपने दूसरे प्लैनेट से भी इसको लॉन्च किया है विद 12 मीटर्स पर सेकंड। जब इसने अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाना है, इन दोनों ने जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाना है, तो उसमें इनकी वेलोसिटीज आर सपोज टू बी जीरो, बिकॉज जब हम कहते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब है इससे ऊपर वो ज़्यादा नहीं जा सकता, जिसका मतलब है कि वो अपनी जो हाइट गेन कर सकता था वो कर चुका है। इट हैज़ डन व्हाट इट कुड हैव डन। सो द मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट बिकम जीरो। सो अब हम ये पॉइंट ग्राफ पे कैसे ढूंढेंगे? सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम अर्थ पे इट रीचेज मैक्सिमम हाइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड टाइम इट रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑन मार्स। अब दोनों का आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, बिकॉज हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो पहले इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस कितनी है जी? यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो दिस कम्स आउट एज 1.2। ठीक है, तो दिस विल बी 1.2 इंटू हाइट कितनी थी? 12, विच इज दिस वन। ठीक है, और ये आंसर निकाल लो। उसके बाद फिर अगर आपने मार्स के लिए करना है तो आपको मार्स के लिए सारा एरिया चाहिए, ये वाला। ठीक है, इंक्लूडिंग दैट द फर्स्ट वन। तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 1/2 बेस, इसके अंदर जो निकलती है दैट इज 3.2 बॉक्सेस काउंट करोगे तो, यानी ये 3.2 है, दिस इज 3.2, तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों का आपने माइनस करना है। इसका आंसर आता है 19.2 मीटर्स, इसका आता है 7.2 मीटर्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस उसने खुद सवाल में बोला ही डिफरेंस है। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 12 आएगा। What statement describes the mass of an object? ये फैक्ट है, या आपके पास रेजिस्टेंस है, विच इज बेसिकली कॉल्ड इनर्शिया। मैथ्स को हम डिफाइन ही इनर्शिया के साथ करते हैं, जो कि फर्स्ट लॉ की एक डिस्टिल्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि जी इस वक्त ये रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि जितना इस सबमरीन का वेट है mg, उतनी ही इसके ऊपर अप थ्रस्ट भी लग रही है। इसका मतलब हुआ कि मैं अप थ्रस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ एज mg, विच वुड बी 3200 मल्टीप्लाई बाय 9.81। ये उसकी ओरिजिनल अप थ्रस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं टोटल मास इज रिड्यूस्ड बाय 200 kg, यानी आज उसका मास 200 किलो कम है। तो लेट्स मेक द न्यू सिचुएशन। इन द न्यू सिचुएशन द मास इज 3000 kg, the up thrust is 3200 multiplied by 9.81 newtons। ठीक है, और आज जो उसका मास, जो उसका वेट है दैट इज 3000 kg multiplied by 9.81, which is of course mg in the current scenario। अभी कितना उसका वेट होगा? ठीक है, और ये उसकी अप थ्रस्ट है जो पहले थी। अब उसने कहा ये दोनों चेंज नहीं हो रहे। वो कहता है अप थ्रस्ट जो है वो चेंज नहीं हुई। ये हिंट से हमें पता चला कि जो अप थ्रस्ट हम निकाल चुके हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहता है व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन? कोई मसला नहीं, हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू ma। अब इस न्यू सिचुएशन में सबमरीन को ऊपर खींचने वाली जो अप थ्रस्ट है वो वही पुरानी है जो पहले सेट हुई भी थी, विच इज दिस वन। और यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि अप थ्रस्ट माइनस वेट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा इसलिए अप थ्रस्ट ज़्यादा है, इंटू ma। अप थ्रस्ट कितना निकला है जी? 3200 मल्टीप्लाई बाय 9.81, और अब करंट वेट उसका कितना है? दैट इज 3000, दैट इज 3000 मल्टीप्लाई बाय 9.81। सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इक्वल्स टू आज उसका मास कितना है? 3000। 3200 याद रखें पहले का मास था। ये वो मिस्टेक है जिस पे आपका आंसर गलत आएगा। अगर आप 3200 पुट करके आंसर पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.613, विच इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, और अगर आप 3000 यूज करके पुट करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, विच इज 0.654।
तो अब यहाँ पर 3200 नहीं आएगा, यहाँ पे 3000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग अस। सो ए इज गोइंग टू कम आउट, इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज गोइंग टू कम आउट एज 0.654 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू टर्मिनल वेलोसिटी और जो बैलेंसिंग फोर्सेस, नॉन बैलेंसिंग फोर्सेस है उनके साथ एसोसिएटेड है। वो कहते हैं कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मतलब है कि इसकी बैक साइड पे जो फ्रिक्शन आनी है वो तो नहीं बदल रही, और जो इस बॉक्स को खींचने के लिए जो वेट का कंपोनेंट जिम्मेदार होगा दैट इज कॉल्ड द एम जी साइन थीटा बेस्ड ऑन दिस स्लोप, कि अगर ये थीटा होता तो ये खींचने वाला उसको कंपोनेंट जिम्मेदार होता। और कहता है कि एफ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि अगर हम एफ इक्वल्स टू एम ए के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा जिसने इसको खींचना है माइनस फ्रिक्शन जिसने उसको रोकना है इनटू द मास ऑफ द बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी तक सो फार वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। वो कहता है एज द बॉक्स मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, यानी पी से छोड़ा और क्यू तक चला गया, देयर आर चेंजेस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एंड द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो कहते हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस यानी उसमें कुछ चेंज आया है। तो कहते हैं वो क्या चेंज हो सकता है। देखें, जैसे ये बॉक्स स्पीड पकड़ेगा और हमें पता है कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ड्रैग एंड एयर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर एक और फैक्टर जो कि एयर रेजिस्टेंस का है वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो चेंज नहीं हो रही, यही उसने हमें कहा है। ठीक है, फ्रिक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि फ्रिक्शनल कंपोनेंट्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा है, दैट इज ओनली ड्रैग। ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी, जैसे नीचे आने की कोशिश करेगा ड्रैग भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एम जी साइन थीटा ये जो मेरे पास रिजल्टेंट है इसमें फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता डायनामिकली चेंज होती जा रही है, यानी एक फिक्स्ड आंसर में से मैथमेटिकली स्पीकिंग मैं एवर इंक्रीजिंग नंबर माइनस करता जा रहा हूँ, यानी पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर जो आंसर, जो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स बचेगी वो कम होती जाएगी, और अगर रिजल्टेंट फोर्स कम होती जा रही है, मैथ्स तो हम बदल नहीं सकते, तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी कम होती जाएगी। तो इसलिए उसने कहा जी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वो तो मुझे पता चल गया डिक्रीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल रेजिस्टिव फोर्सेस जिसमें आज ड्रैग भी शामिल है और सरफेस वाली फ्रिक्शन भी शामिल है जो कि कांस्टेंट थी, बदल नहीं रही थी, लेकिन ड्रैग बढ़ रही थी। तो ड्रैग मिला के टोटल जो रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टिव लोड है या जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, क्योंकि नीचे पुलिंग कंपोनेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो एम जी साइन थीटा ही रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है अगर आपको रिलेटिव स्पीड रूल का पता है। तो अगर आपको रिलेटिव स्पीड रूल का नहीं पता, आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर कोई लॉजिक लगा लें सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए आपको मेरे ही चैनल पर जाके आप उस वीडियो को ढूंढ लें, ट्राई टू फाइंड दैट वीडियो जिसके ऊपर, और अगर सर्च में भी लिखेंगे मोमेंटम विद रिलेटिव स्पीड ट्रिक तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, दैट इज़ फॉर A1 ए लेवल्स फर्स्ट ईयर के लिए। अच्छा जी, वो कहता है जी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको वो कहता है कि जी दे कोलाइड एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन पे ही रिलेटिव स्पीड रूल अप्लाई होता है, दूसरों पे नहीं होता। अच्छा देखिए, वो कहता है बिफोर क्या है। अब हमने रिलेटिव स्पीड रूल में पढ़ा ही है कि अगर तो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट का मतलब one is moving towards the right and one is moving towards the left, similarly in the after one is moving towards the left, one is moving towards the right, तो ये दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाती हैं इररिस्पेक्टिव दोनों का मास क्या था, डायरेक्ट स्पीड को आप ऐड करेंगे, यानी बिफोर के लिए ux प्लस uy हो जाएगा, और आफ्टर के लिए भी देखिए वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड्स दोबारा ऐड हो जाएंगी, सो दिस विल बी vx प्लस vy। मिसाल के तौर पे जो मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है रिलेटिव स्पीड के अंदर, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, बिफोर को तो हम नहीं छेड़ रहे, यानी vx भी उसी डायरेक्शन में, vy भी उसी डायरेक्शन में, तो फिर इक्वेशन कैसे बनती है, जब सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाते हैं तो उनकी स्पीड्स माइनस होती हैं, लेकिन जब माइनस करने का फैसला करना होता है तो फिर ये समझ नहीं आती कि आपने vy माइनस vx लिखना है या vx माइनस vy लिखना है, क्योंकि हमने तो सब्ट्रैक्ट करना है, रिलेटिव स्पीड मैथमेटिक्स में और एड मैथ्स में, फर्दर मैथ्स में ऐसे ही होती है, तो हमने तो उसको माइनस करना है, तो चूज कौन सा करें, हमें इसमें चूज करना पड़ेगा vy माइनस vx। क्यों? बिकॉज वी बिलीव दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लोअर, तो ये लीड करेगा वो लैग करेगा, तो हम लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर रहे हैं, तो vy माइनस vx बनेगा उस केस के अंदर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये दोबारा कैचअप करके इससे कोलाइड कर जाए दोबारा, ये काम नहीं हो सकता इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो खैर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, दिस इज आवर इक्वेशन बिफोर एंड आफ्टर व्हिच इज वेरी सिंपल एज ऑप्शन ए। इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता,
अगर आपको रिलेटिव स्पीड रूल आता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं जी ये फोर्स अप्लाई की हमने, पिवट जो है हमारा वो ओ के ऊपर है। वो कहते हैं जी मुझे बताएं मोमेंट कौन सा है अबाउट ओ। अबाउट ओ का मतलब होगा कि ओ मेरा पिवट है, ठीक है। तो हमें जो मोमेंट के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है, दे शुड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द डिस्टेंस। तो अगर मैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर लूँ और फिर पिवट से ढूंढने की कोशिश करूँ, तो देयर इज ओनली वन प्लेस वे कैन फाइंड द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विच इज दिस वन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे केस के लिए ये बना और फोर्स मेरे पास ये बनी। तो अगर मैं एफ इंटू डी अप्लाई करता तो एफ एफ ही है, उसी रिप्रेजेंटेशन से, उसी लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कौन सा बनेगा, ओ वाई। तो इसमें जो ओ वाई के साथ डिस्टेंस है दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने एक वीडियो में सॉल्व किया है, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। आसान सवाल है, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, वो कहता है कि जी यूनिफॉर्म रॉड, सबसे पहला लिंक ये। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ही होगा। तो अब डिस्टेंस उसने दिया नहीं हो तो हम क्या करें, कोई मसला नहीं, आप उसको लेट कर लो। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरे पास डी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या बनेगा, इट विल बी 2D, क्योंकि मुझे पता है कि जो 10 न्यूटन उसने वेट दिया हुआ मुझे, ये उसके सेंटर में ही हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उसने कहा जी मुझे एफ की वैल्यू बताएं अगर ये सारा कुछ बैलेंस्ड है। इसका मतलब है कि मेरे पास दो तरीके हैं कॉम्पोनेंट्स बनाने के, चाहे आप ये 60 डिग्रीज के साथ बना लो, लेकिन इस दफ़ा ये क्या बनेगा, दिस विल बी एफ कॉस ऑफ 60, या चाहे आप इसको जो गिवन सर्कमस्टांसेस उनमें से प्रोड्यूस कर लो, तो एक कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा विच विल बी एफ साइन ऑफ 30। मैं ये एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ता हूँ, आपने दोनों के साथ करके देखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एफ साइन 30 के साथ करके दिखाता हूँ। एफ कॉस के साथ भी करोगे तो यही आंसर आएगा। बहरहाल मोमेंट कैसे बनेगा कि एक जो हमारे पास फैक्टर है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और हमारा ये वाला जो फैक्टर है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, या उसने उसको रोक के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है अबाउट द पिवट एक्स। तो क्या बनेगा हमारे पास, जिसने उसको रोटेट करवाना है, जो उसका वेट है दैट इज 10 इंटू डी, ठीक है, और जिसने उसको रोकना है विच इज गोइंग टू बी एफ साइन ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय 2D। अच्छा, याद रखें ये हम फॉर्मूला एफ इंटू डी मोमेंट वाला ही लगा रहे हैं दोनों सिचुएशंस में, लेकिन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप नोटिस करो तो डी दोनों तरफ से कट जाएगा। ये हमें कॉन्फिडेंस किसने दिया, क्योंकि जब उसने यूनिफॉर्म रॉड बोला तो अब मैं डी लेट कर सकता हूँ, मेरे लिए इसको सवाल को सॉल्व करने को मसला नहीं है। अब आपके पास एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय, इट्स 2 ने भी डिवाइड होना है, साइन 30 ने भी डिवाइड होना है, 10 डिवाइड बाय साइन 30। जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन्स। मैं आपको यही बात दोबारा कहूँगा, इसको इसके साथ भी करके देखो, एफ साइन 30 की जगह पे ज़रा एफ कॉस 60 रख के देखो क्या आंसर आता है, आपका आंसर सेम आएगा। विच मीन्स वेक्टर कॉम्पोनेंट्स के लिहाज से मैं ये कॉम्पोनेंट भी ले सकता था और ये कॉम्पोनेंट भी ले सकता था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसके ऊपर ज़रा आपने ध्यान से गौर से इसको सुनना है। तो कहते हैं जी क्यूब एक्स, कहते हैं सॉलिड एक्स वाई सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है इसका मतलब डेंसिटी सेम है। मेरा सवाल में डेंसिटी का ताल्लुक नहीं होगा, हाँ डेंसिटी के से कंपेयर जरूर करूंगा बट उसका लिंक नहीं होगा। क्या दोनों के लिए हम कॉलम बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज क्यूब एक्स एंड लेट्स से दिस इज क्यूब वाई। कॉलम बनाने के बाद फ़ायदा हो जाएगा हमें कि अब हम उनके मैसेज और वॉल्यूम्स को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये उसका मैस है और ये उसका वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, एल क्यूब, क्योंकि क्यूब है तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। अब वो कहते हैं जी एक्स का जो मैस है वो 2m है और y का मैस m है। अगर मैंने x की लेंथ निकालनी होती मिसाल के तौर पे तो मैं उसको कह देता हूँ एज x क्यूब, और y की निकालनी होती तो मैं उसको कह देता हूँ y क्यूब। हम क्या सोच के ये बना रहे हैं, हम ये सोच के बना रहे हैं मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास क्यूब x था तो तमाम डायमेंशंस को मैं x लेट कर रहा हूँ ऐसे, और अगर क्यूब y था मेरे पास तो मैं उसकी तमाम डायमेंशंस को y लेट कर रहा हूँ, चाहे वो हाइट है, चाहे विड्थ है, चाहे लेंथ है, जो मर्जी है, ठीक है। तो उसको मैंने क्यूब में रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्योंकि हमने कहा डेंसिटीज बराबर हैं तो मुझे दोनों की डेंसिटी को इक्वल करना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी डेंसिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाई, विच इज गोइंग टू बी 2m डिवाइडेड बाय x3। सो 2m डिवाइडेड बाय x क्यूब इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय y क्यूब, ऐसे ही हो। अब उसने हमें रेशो जो सवाल में दी हुई है दैट इज x बाय y, तो हम उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि x को इधर ले जाएं, y को इधर ले जाएं, और अगर आप देखें तो m कट जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा 2y क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। याद रखें ये उनकी लेंथ्स हैं, ये लेंथ है क्यूब की। मैं इसको एज एल एक्स भी लिख सकता था, इसको एल वाई भी लिख सकता था,
कन्फ्यूजन को सिंप्लीफाई करने के लिए। बहरहाल अब क्योंकि हमें एक्स की टर्म्स में और उसके साथ रेशो निकालनी है, तो आप ज़रा वाई को इधर ले आओ वापस, ठीक है। तो ये बनेगा 2 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। अब अगर आपने क्यूब ख़त्म करना है तो दोनों तरफ से आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सो 3 क्यूब रूट इधर और 3 क्यूब रूट इधर, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स ओवर वाई इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आता है 1.259 विच इज़ 1.259। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.26 बनेगा, जो कि इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मास डबल करना था, यानी अगर इसका मास लेट्स से 5 kg था और इसका मास 10 kg है, तो लेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा, लेंथ में ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर वाई की डायमेंशंस अगर 1 मीटर्स थी तो एक्स की डायमेंशंस 1.26 मीटर्स होंगी तमाम साइड्स पर, तो उसमें ये 2 kg मास नज़र आएगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन ओ लेवल से स्टेम करता है। वो कहते हैं जी मुझे प्रेशर डिफरेंस बता दें, डिफरेंस इन प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखें, अगर आप पी के रेफरेंस से बात करो तो इस जगह तक जो उसने प्रेशर एक्सर्ट करना दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। और अगर आप क्यू का प्रेशर चेक करना चाह रहे हो तो बेटा दैट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम टॉप टू दैट पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो लिक्विड है ये वाला, वो तो दोनों तरफ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर आपने इन दोनों के प्रेशर्स को ही कंपेयर करना है तो आप सिंपली उस डिफरेंस की बात करोगे जो डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लिक्विड क्यू पे प्रेशर जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, इस साइड की वजह से। तो इसने कंफ्यूज किया हुआ आपको, दिस इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आपने सिंपली जो रो जी एच अप्लाई करना है उसमें आपने सिर्फ 4 सेंटीमीटर्स को पुट करना है। डेंसिटी आपको गिवन है विच इज़ 2000 जी, हमको पता है। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 4, और फॉरगॉट से उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा बिकॉज दिस इज केजी पर मीटर क्यूब। इसका आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 784 आएगा पास्कल्स, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए बच्चे आमतौर पे फॉर्मूला क्या याद कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला गलत है, इसमें सही कैसे होगा। देखिए, हर मशीन, जो दुनिया में जितनी मशीन हैं उनकी 2 आउटपुट्स होंगी। एक आउटपुट वो होती है जो यूजफुल है, जिसके लिए आपने उस मशीन को बनाया है। एक वो आउटपुट होती है जो लॉस है, जिसके लिए आपने उस मशीन को नहीं बनाया। मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, तो वो जब फुल पावर पे चल रहा होता है तो इट इज़ एक्चुअली ग्लोइंग रेड हॉट। क्या आपने इलेक्ट्रिक हीटर को लाइट प्रोड्यूस करने के लिए बनाया था? नहीं, आपने उसको हीट के लिए बनाया था। तो उस केस में वो आपको थर्मल भी दे रहा है, लाइट की रेडिएशन भी दे रहा है। तो हम हीटर के परस्पेक्टिव से जब बात करेंगे तो हम कहेंगे यूजफुल उसकी हीट थी, लाइट उसका लॉस है क्योंकि वो उसका इंटेंडेड पर्पज नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट, आपने खर्चा कितना किया, what have you spent and what did you get back from the machine? Has it done the job or has it completed the job you actually designed it for? Simple as that. This is efficiency. तो लेटर्स को देख लो, ये मेरे पास आउटपुट यूजफुल है और ये मेरे पास टोटल इनपुट है, कितने खर्चे, तो पी ओ डिवाइड बाई पी आई होना चाहिए, तो वो मेरे पास ऑप्शन डी है। वेरी सिंपली। क्वेश्चन नंबर 16 में मैथमेटिक्स का रोल है, फिजिक्स का रोल नहीं है इतना। वो कहता है जी वेरिएबल फोर्स है लेकिन पावर कांस्टेंट है। अब क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी का ग्राफ है तो मुझे हिट कर जाना चाहिए कि मेरे पास पावर इज इक्वल टू फोर्स और फोर्स इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला मौजूद है, और इसका प्रूफ आपके सिलेबस में होता है कि ये बनता कैसे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखो उसने क्या कांस्टेंट पावर, इसका मतलब है कि ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस में से बिल्कुल ही एग्जिट हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बची, फोर्स इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं इसको एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ लाइक दिस वन। और मुझे पता है कि कोई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ अगर फिजिक्स में मैथ्स में आ जाता है विच इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस, तो उसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनता है इस तरह से, यानी ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। और वो कौन सा है जी, वो आपके पास ऑप्शन ए है। ऐसा ही एक ग्राफ आपके पास गैस लॉज में भी आता है जिसमें आप बॉयल्स लॉ की बात करते हो, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है। ये फिजिक्स की बात नहीं है, मैथमेटिक्स है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। आपसे कहता है कि जी डिस्टेंस एक्स उसने फ्लो किया है, थीटा एंगल है हमारे पास, एक्सेलेरेशन जी है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। वो कहता है एक्सप्रेशन गिव्स द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। तो इसमें लॉजिक हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन का है कि ब्लॉक ने यहाँ से यहाँ तक अपनी जो हाइट लूज करनी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट,
that change in gravitational potential energy is equal to change in kinetic energy. तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जी, हमारे पास ये बनेगा mgh इक्वल्स टू हाफ mv². मैथ्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा और बाद में अंडर रूट को भी लेके जाना पड़ेगा. तो इसका मतलब है इस सवाल में अंडर रूट के बगैर तो आंसर नहीं आ सकता, ऑप्शन डी तो वैसे ही कैंसिल हो गई. खैर वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या बचा जी, अंडर रूट 2gh. अब एज के साथ एक प्रॉब्लम है, एज तो ये वर्टिकल हाइट हम कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो कैसे निकलेगा. उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी पड़ेगी कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका थीटा है. तो इसके सामने वाला जो आपके पास होगा दैट वाज गोइंग टू बी एच इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ थीटा. अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं होता तो मैथमेटिक्स की रूल से अगर हम देखें तो ये बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एक्स. देखें एक्स हाइपोटेन्यूस है, एच हमारा वर्टिकल हाइट है. तो अगेन क्योंकि हमने एच निकालना है, एक्स नोन है, तो आपके पास ये बचेगा. इवेंचुअली एल्जेब्रा परफॉर्म करेंगे एच की जगह, तो आपके पास 2gx साइन थीटा विच इज ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा. रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको देख लेना चाहिए आपको. क्वेश्चन नंबर 18 में वो आपसे कहता है कि जी मुझे बताएं व्हाट इज मीन बाय स्प्रिंग कांस्टेंट. तो हुक्स लॉ को यूज करें, एफ इक्वल्स टू के एक्स, के को एफ ओवर एक्स पुट करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है. तो बड़ा स्ट्रेट हुए आपके पास ये ऑप्शन बन जाता है फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन या फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आपने उसमें प्रोवाइड किया. क्वेश्चन नंबर 19 में वो आपसे कहता है कि मुझे बताएं उसकी एनर्जी अगस्ट ऑफ विंड्स चेंजेस द टेंशन फ्रॉम 100 to 150. यानी पहले वो यहाँ पर था, आज उसका वो पॉइंट यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस एटलीस्ट. वो कहता है व्हाट इज द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल. जब ये बेटा चेंज का लफ्ज आ जाए तो प्लीज़ अपनी आंखें खोल के सवाल को सॉल्व किया करें. इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. देखें, पहले तो आप ये करो कि इसकी एनर्जी निकालो, ये ओरिजिनल थी, और फिर बाद में न्यू केस की एनर्जी निकालो जिसमें आपके पास ये दोबारा से सारा एरिया टू द न्यू पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, फिर दोनों को माइनस कर लो. अच्छा, एक इंटेलिजेंट अप्रोच ये होगी कि आपको जब पता है कि आपने ब्लू एरिया को, यानी जो ये वाला एरिया था, उसको आपने ऑरेंज एरिया में से माइनस ही करना है, यानी इस एरिया में से आपने माइनस ही करना है, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास ये वाला एरिया बचेगा विच इज एक्चुअली दिस वन. ये एरिया आपके पास बचेगा. तो जब एरिया ही ये वाला है तो फिर उसका कैलकुलेट भी उसी का करो, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो इसका एरिया आप ट्रेपीजियम से निकाल सकते हो. ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये पैरेलल है और एक ये पैरेलल है. तो एक मेरे पास हाइट जो है वो 100 है लेंथ की, और दूसरी लेंथ जो है वो 150 तक जाती है. तो प्लस 150 इंटू द हाइट और द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स, ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है. तो इनके दरमियान कितना गैप है, इनके दरमियान गैप आपको 0.45 और 0.3 माइनस करके आएगा. एंड फॉर गॉड सेक अगेन मिलीमीटर्स है तो 7 मिलीमीटर्स का प्रीफिक्स जरूर लगाइएगा. तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 0.45 माइनस 0.3, दिस विल बी 0.15 इंटू 10⁻³ जो कि मिलीमीटर का प्रीफिक्स है. अगर आपको इससे तसल्ली नहीं होती तो आप 0.45 माइनस 0.3 करके डिवाइड बाई 1000 भी कर सकते हैं, जो कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये क्लास 2 का मेथड है. ए लेवल्स को छोड़ दें अगर आपको प्रीफिक्स से डील करने नहीं आते. एनीवेज इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तो 18.75 मिली जूल्स आंसर आएगा, जिसका फाइनल आंसर बनेगा 19 मिली जूल्स, जो कि ऑप्शन बी मेरे पास क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर है. क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम CRO. वो आपसे कहता है कि मुझे बताएं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है स्क्रीन के ऊपर, यानी जो ये चीज़ है, ये मुझे क्या बताती है. CRO में याद रखें हमेशा एक्स एक्सिस पे आपको टाइम ही मिलता है, और अगर टाइम आपको मिल जाए तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं एज 1/t. ठीक है, तो ये 2 बातें तो आपको हॉरिजॉन्टल बता सकता है. और CRO की जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर आपके पास एम्पलीट्यूड आ सकता है, वोल्टेज आ सकती है, इंटेंसिटी आ जाती है. तो इस पे उसने हॉरिजॉन्टल का पूछा है तो एम्पलीट्यूड तो नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी हो सकता है इनडायरेक्टली बाय बीइंग f इक्वल्स टू 1/t. स्पीड नहीं हो सकता, वेवलेंथ नहीं हो सकता. अच्छा, ये प्लॉजिबल आंसर तो ज़रूर है. वेवलेंथ भी हम जब प्रोग्रेसिव वेव्स की बात करते हैं तो जब ग्राफ बना हुआ था तो हम उसको एज अ वेवलेंथ ही देख रहे होते हैं कि वेवलेंथ तो है, बट एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है CRO स्क्रीन पे एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम ही दिखाता है, ये मशीन दिखाती ही टाइम है, ये वेवलेंथ नहीं दिखा सकती. तो ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसलिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज होने के लिए कोई ज़रूरत इसमें नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं. दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. इसमें वो आपसे कहता है कि मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा पार्टिकल है जो कि कंप्रेशन लेबल्ड है. अच्छा, अब इसको कंप्रेशन लेबल्ड को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि पहले हम उसको ज्यूम करेंगे जब पार्टिकल्स में से साउंड वेव पास नहीं करें. व्हेन देयर इज़ नो साउंड वेव, व्हेन देयर इज़ नो लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो फिर क्या है, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, भी यहाँ पर होता,
बी ऑलरेडी वहीं पर है, सी यहाँ पर होता और डी भी वहीं पर है। तो ये उनके ओरिजिनल ट्रेजेक्टरीज हैं, यानी अगर मैं इनके लाइफ साइकिल्स बनाऊं कि आज वो कहाँ पर है अपनी प्रीवियस लाइफ में, वेयर वर दे एंड वेयर आर दे टुडे नाउ, ठीक है। सो दीज आर देयर ओरिजिनल पोजिशन व्हेन देयर वाज नो लॉन्गिट्यूडनल वेव पासिंग थ्रू देम, देयर वाज नो डिस्टर्बेंस। अब उसने ग्राफ में हमें डिस्प्लेसमेंट्स भी बना के दी हुई हैं, तो अब उन न्यू सिचुएशंस को बीच में इंक्लूड कर लेते हैं। जीरो वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास ओल्ड सिनेरियो है, ये हमारे पास न्यू सिनेरियो है। देखें जीरो वाला तो जीरो पे खड़ा है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ए वाला है वो कहता है जी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और हमें पता है राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसी को इंक्लूड करते हैं। अगर इसकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब है कि ये पहले यहाँ पे था, आज ये अपनी जगह छोड़कर इस जगह पर आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, बी वाले की डिस्प्लेसमेंट में चेंज कोई नहीं, तो बी वाला आज भी वहीं का वहीं है। सी वाले को अगर देखें तो उसकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट उन्होंने यहाँ पे शो की हुई है इधर से, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो लेफ्ट पे जाता है, तो ये अपनी पोस्ट को छोड़कर यहाँ आ चुका होगा। और डी में भी कोई चेंज नहीं, तो डी भी आज का वहीं है। तो अगर आप देखो तो ये लॉन्गिट्यूडनल में जब हम ये वेव्स बनाते हैं, कुछ पार्टिकल्स करीब हैं, फिर दूर चले गए, फिर करीब आए, फिर दूर चले गए, ये वाला जो सेक्शन है इसको कंप्रेशन कहते हैं। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो चुका है। उसने पूछा सेंटर ऑफ कंप्रेशन कौन है, कंप्रेशन के सेंटर पे कौन है, या कंप्रेशन है कहाँ पे, तो वो आपके पास पॉइंट बी है जिसके इर्द गिर्द सारे पार्टिकल्स कंप्रेशन शो कर रहे हैं, उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप दैट दिस आंसर्स द क्वेश्चन। वो कहते हैं जी एक्स हमारे पास है, वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स एक्स, ठीक है जी। अ वेव इज सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड एट स्टेशनरी ऑब्जर्वर वाई, यानी डिटेक्टर जो है मेरा यहाँ पर खड़ा हुआ है, और जो सोर्स है वो अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ जा रही है, बट इट इज सोर्स एक्स, और उसकी जो रेडिएशन है दैट इज एफ इन ऑल डायरेक्शंस, ये हर डायरेक्शन में एफ फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है। वो कहते हैं कि डिटेक्टेड बाय वाई इज लेस देन एफ, तो ये सीधा सीधा टॉपिक जो आपके पास बेटा ये डॉपलर इफेक्ट वाला है, जिसमें हमें ड्यू टू द मोशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज ऑब्जर्व होता है। तो ये हमें, ये एक तो समझ लो कि फैक्ट हमें याद होना चाहिए कि ओनली व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे, तो जो फ्रीक्वेंसी उसने प्रोड्यूस की है और जो फ्रीक्वेंसी उसने सुनी होगी वाई ने, वो कम होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि द सोर्स, लाजमी बात है, इज बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा। आप डॉपलर इफेक्ट की वीडियो भी जाके देख सकते हो, स्ट्रेट अवे मैंने सबके टॉपिक्स अलग बना के रखे हुए हैं। अच्छा जी, बीम ऑफ विजिबल लाइट है, वो कहता है व्हाट कुड बी द फ्रीक्वेंसी, नो नीड टू वरी अबाउट इट। इसके लिए आपको जो मैं क्लास में बताता हूँ कि फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि जो लैम्डा ऑफ रेड कलर है दैट इज 700 नैनोमीटर्स, और जो लैम्डा ऑफ वायलेट, इंडिगो, वट एवर यू लाइक, इज एक्चुअली 400 नैनोमीटर, जो लास्ट विजिबल स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है। अब जब आप v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से इनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हो, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी आती है वो भी बताता हूँ। ये v की जगह क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁻⁸, फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी 700 × 10⁻⁹, और दूसरी दफ़ा दोबारा कैलकुलेट करोगे तो 400 × 10⁻⁹। इसलिए बार बार कहता हूँ कि इनकी वेवलेंथ्स को कम से कम याद कर लें, और ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जब आप रेड के लिए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसकी निकलती है जी 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज, वायलेट के निकालेंगे तो 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज निकलती है। अब देखो दोनों एक्सट्रीम्स पे जो पावर्स हैं वो 10⁻14 है, इसमें 10⁻8 है, इसमें पावर 5 है, इसमें पावर 11 है, तो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर इसका ऑप्शन डी है। लेकिन अब देख लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जिसने डायरेक्ट डी का गैस लगाया हो, वो कैसे हो सकता है। ये सवाल तब सॉल्व होगा जब आप लैम्डा को 600 पुट करोगे, 600 से सॉल्व करोगे, एग्जैक्ट ये आंसर आता है, ठीक है। तो इवन सो बिकॉज ऑफ कोर्स 600 इसी स्पेक्ट्रम के बीच में लाई करता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल आउटकम है, क्योंकि उसने कहा जी कुड भी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स इनसे बाहर आंसर नहीं हो सकता था। और आपको गैमा से लेके रेडियो वेव्स तक पूरे स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज याद होनी चाहिए। और उसने अब रिसेंटली क्या करना शुरू कर दिया, एक सवाल इसमें से लाजमी डाल देते, क्योंकि उसको पता है बच्चे ये याद करके नहीं आते, बिकॉज दे थिंक इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज द न्यू टॉपिक दैट वाज एडेड इन योर सिलेबस व्हिच वाज मैलिस's लॉ, पोलराइजेशन के बाद, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी I इज इक्वल टू I0 cos ऑफ स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन द पोलराइजेशन एंड द करंट प्लेन। वो कहता है जी पहले हमने इसमें से लाइट पास कराई, और जब यहाँ पे एग्जिट हो रही है, कहता है मुझे बताएं इसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले स्टेजेस को देख लेते हैं। I0 आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो इस स्टेज पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सो आई कैन कैलकुलेट दिस इज I0 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 45। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो
कैलकुलेटर ओपन करो, ठीक है, कॉस लिखो, 45 लिखो, ब्रैकेट लगाओ, इसको कैलकुलेट कर लो और बाद में इसको स्क्वायर करो, तो ये 1/2 आएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं सॉल्व होता। इसका मतलब है यहाँ पर मेरे पास आ गया I0/2। अब वही रेडिएशन मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, और अगर पहले 45 पे आ चुका है और आज उसका एंगल 90 है, तो इसका मतलब है कि 45 के मुकाबले मजीद कितना एंगल चेंज हुआ है, 45 डिग्रीज। तो अब मेरे पास जो करंट I0 यानी जो मुझे रिसीव होगा इनटू जो मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया विच वॉज I0/2, क्योंकि यही बीम हम इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, तो जो इसको रिसीव हो रही है वो यहाँ पर आती है, जो बाहर निकल के आती है वो यहाँ पर आती है, जिस तरह इस इक्वेशन में। दिस इज एक्चुअली सेंट, ठीक है, जो आपने फिल्टर से पहले भेजा, एंड दिस इज व्हाट इज रिसीव्ड आफ्टर द फिल्टर। तो यहाँ पे दोबारा cos स्क्वायर 45 आ जाएगा। अभी हम पहले देख चुके हैं कि ये cos स्क्वायर 45 का आंसर आता है 1/2, तो दोबारा 1/2 आया, तो मेरे पास आंसर क्या बन गया, I0/4। तो दिस इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 इज अबाउट स्टेशनरी वेव्स, और ये फैक्ट है, इसमें कोई ऐसा लिंक वाली बात नहीं है। वो कहता है विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देखें स्टेशनरी वेव के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, दोनों तरफ से वेव आ रही हो और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की होनी चाहिए, साउंड के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो सेम फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है, वेवलेंथ होना ज़रूरी है, सेम स्पीड होना ज़रूरी है स्टेशनरी वेव के लिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप स्टेशनरी वेव का टॉपिक मेरा वीडियो जाकर देखोगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आपके लिए ये तीनों रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं। अब देखो MCQs में से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो कि अब आपको पता चल गया कि स्टेशनरी वेव के लिए ये 3 कंडीशंस तो लाजमी रिक्वायर्ड है, बिकॉज उसने फॉल्स की बात की है ना, ये फॉल्स हो गई तो ये सारी की सारी ट्रू है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन फ्रॉम स्टेशनरी वेव्स। वो आपसे कहते हैं कि जी मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बता दें कितनी है। तो कोई मसला नहीं, ये आपके पास λ/4 है, यानी इतना पार्ट जो है वो क्वार्टर ऑफ लैम्डा है और इतना जो पार्ट है λ/2 है, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 60 सेंटीमीटर। तो मेरी वेवलेंथ कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, λ/4 प्लस λ/2 इक्वल्स टू 60। तो कोई मसला नहीं, इसमें आप ये 0.25 ले लो लैम्डा प्लस 0.5 लैम्डा ले लो इक्वल्स टू 60। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 0.75। तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v उसने हमें बताया 340 है, लैम्डा इज़ नाउ 80, तो 340 इक्वल्स टू f निकालना था, लैम्डा इज़ 80 पावर -2 बिकॉज सेंटीमीटर्स है, उसको मीटर्स में लेके जाना है बिकॉज स्पीड मीटर्स में है। तो f का आंसर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 425। इसका आंसर है जी 425 हर्ट्ज। तो दिस इज ऑप्शन ए 430। अच्छा जी, ये क्वेश्चन डायफ्रैक्शन से है। पार्शियल डायफ्रैक्शन और मैक्सिमम डायफ्रैक्शन कैसे होती है, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप गैप नैरो नहीं रखोगे, मिसाल के तौर पे इतना बड़ा गैप रखा हुआ है और वेव इसमें से ट्रैवल करती भी आ रही है, वो एजेस पे तो बेंड हो जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल इसके सामने है उसमें तो बेंड नहीं होगी। सो दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल डायफ्रैक्शन कि जो गैप के बिल्कुल सामने है वो बेंड नहीं होती। और अगर आपने डायफ्रैक्शन बढ़ानी है यानी लार्जर एंगल, वी नीड मोर डायफ्रैक्शन, तो आपको ये गैप छोटे से छोटा रखना पड़ेगा। और अगर मैक्सिमम डायफ्रैक्शन चाहिए तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू द गैप विड्थ, यानी जितनी ये वेवलेंथ है उतना ही छोटा गैप रखेंगे तो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग यानी एक बिल्कुल सर्कुलर वेवफ्रंट बन के आ जाता है। तो इसका जो स्ट्रेट वे हमारे पास जो आंसर आता है वो कहता है कि आप क्या करेंगे, लार्जर एंगल, स्मॉलर डिक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है जी, स्मॉल डिक्रीज इन द विड्थ ऑफ द गैप, ठीक है, a small increase in the frequency, a small increase in the height of the barrier। ये बैरियर की हाइट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। तो इसका जो बड़ा कॉमन सा आंसर बेटा वो आपके सामने, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। हमें गैप विड्थ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पहले ऑप्शन की बात करो, स्मॉल डिक्रीज इन द वेवलेंथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गैप को तो आपने छेड़ा ही नहीं, आप बड़ा कम करते रहो वेवलेंथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है। सो स्टे विद द क्वेश्चन। अब से कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है जी, इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है AX इक्वल्स टू लैम्डा डी, और हमने पढ़ा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हमें पता है। वो कहते हैं हमने इस पे स्क्रीन पे लाइट शाइन की हुई है, वो कहते हैं इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन विद द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न फॉर्म्स, यानी एक वेव यहाँ से आ रही है और एक वेव यहाँ से आ रही है,
तो अगर मेरे पास इस वेव का एम्पलीट्यूड ए था और इस वेव का एम्पलीट्यूड भी ए था, तो यहाँ पर जो अब एम्पलीट्यूड बन रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 2a। और क्योंकि सवाल इंटेंसिटी की बात कर रहा है, तो अगर मैंने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सो दिस शुड बी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 2a का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स द एम्पलीट्यूड, दिस इज द करंट इंटेंसिटी। ठीक है, अब वो कहते हैं जी मैंने एक साइड से उसको स्लिट को बंद कर दिया, यानी मैंने एक साइड के स्लिट को कवर कर दिया लाइक दिस, तो अब एक वेव अवेलेबल ही नहीं है। तो जब एक ही डायरेक्शन से वेव आ रही है तो उसकी वेवलेंथ कैसे बनेगी? इट विल ओनली हैव एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए। तो जब मैं न्यू एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा तो उसमें सिर्फ ए स्क्वायर आएगा। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पहले इट वाज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस टाइम्स, तो कहता आज कितनी है, तो 4 टाइम्स वीक हो जाएगी। दैट विल बी ऑप्शन डी, इट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स वीकर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कहता है कि जी थर्ड ऑर्डर डायफ्रैक्शन है और आपसे कहता है कि मुझे बता दे लाइन स्पेसिंग कितनी, क्योंकि डायफ्रैक्शन का सवाल है तो फॉर्मूला कौन सा होगा, एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। इसमें उसने निकालने के लिए क्या पूछा आपसे, इसमें उसने डी निकालने के लिए कहा है। लैम्डा गिवन है सवाल में 550 और एन गिवन है सवाल में एज थर्ड ऑर्डर विच इज गोइंग टू बी एन इक्वल्स टू 3। साइन थीटा डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसको निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी पड़ेगी। उसके लिए क्या तरीका होगा, दिस इज योर साइन थीटा और थीटा जो आपका एंगल बनेगा तो ये निकलेगा कैसे, tan इनवर्स ऑफ 0.75 डिवाइडेड बाय 3.5। तो थीटा आपके पास आ जाता है 12.0 समथिंग, आई थिंक देख लीजिए, हाँ जी 12.09 डिग्रीज। अभी क्योंकि सवाल सॉल्व नहीं किया तो इसके लिए मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आंसर ले लूँ ताकि एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप देखो तो ऑप्शन बी और सी जो हैं दे आर वेरी सिमिलर, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मैं इनको राउंडिंग ऑफ करूँ या ना करूँ। तो अब जरा फॉर्मूलास पुट कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। डी मुझे निकालना है तो एन की जगह 3 आ गया, लैम्डा की जगह 550 इंटू 10⁻⁹। डी मुझे नहीं पता, साइन थीटा अब मुझे एंगल पता है विच इज 12.09, इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे और डी आपके पास आ जाता है 7.87 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स विच इज गोइंग टू बी 7.9 एज ऑप्शन सी। ठीक हो गया, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में वो कहता है जी, हाँ ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा रेयर कॉन्सेप्ट है, कभी कभी पूछता है ये सवाल, विच चार्ज कैन बी यानी किस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है कैरिड बाय अ चार्ज कैरियर। अब ये असल में कॉन्सेप्ट है अबाउट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि मेरे पास जो चार्ज की वैल्यू है ना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, या इसका मल्टीपल हो सकता है, इसके 2 टाइम्स, इसके 3 टाइम्स, इसके 4 टाइम्स, 1.5 टाइम्स नहीं हो सकता, 1.1 टाइम्स नहीं हो सकता। यानी नेक्स्ट जो चार्ज की पॉसिबिलिटी होगी उसका 3 टाइम्स है विच इज गोइंग टू बी 3.2। समझ आ रही बात? तो अब ये चेक करने के लिए कि ये चार्ज कैरियर्स हैं या नहीं, हम इन तमाम को 1.6 पावर -19 से डिवाइड करेंगे। अब एक अच्छी बात ये हो गई है कि सबकी पावर -19 है और जिससे हमने डिवाइड करना है वो भी -19 है, तो मुझे कैलकुलेटर पे पूरा -19 डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पहले वाले को चेक कर सकता हूँ अगेंस्ट 1.6। तो जब आप 1.1 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.68। यह आंसर गलत है, होल नंबर में आना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक पैकेट है, इसका डबल हो सकता है, इसका आधा टाइम्स एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद 4 डिवाइड बाई 1.6 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 2.5। अगेन डेसिमल वैल्यू है, हाफ का फैक्टर होता, सर्टेन परसेंटेज का होता, एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप 4.8 नंबर देखे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है 3। ये हो सकता है, ठीक है, कि ये 3 चार्ज मिलके इकट्ठे जा रहे हैं, ये हो सकता है। 9.1 डिवाइड बाई 1.6 करोगे तो आपके पास दोबारा आंसर आएगा 5.68 विच इज अगेन नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये नहीं हो सकता। क्वांटाइजेशन में ये तीनों फेल होते हैं, सिर्फ ऑप्शन सी पास होती है। क्वेश्चन नंबर 31 वो कहता है जी लार्जेस्ट पावर इंक्रीज मुझे बता दें किस में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पावर का फॉर्मूला आना चाहिए विच इज गोइंग टू बी P इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R। उसने वोल्टेजेस की बात की हुई और रेजिस्टेंसेस की बात की हुई, तो अब सबको इसमें पुट करके देख लो। तो P0 इज V स्क्वायर ओवर R, यानी ये मेरी स्टैंडर्ड पावर है। ठीक है, उसने कहा जी मैंने डबल कर दिया E को, तो अब मैं इस फॉर्मूला में अगर 2E का होल स्क्वायर लूंगा डिवाइडेड बाय R करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 4E स्क्वायर डिवाइड बाय R विच इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स P0। इसके मुकाबले में
डबल कर दिया आपने आर को, यानी ई डिवाइड बाई 2r, तो ये क्या बना मेरे पास पी नॉट डिवाइडेड बाई 2। आपने हाफ कर दिया ई को, यानी ई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई आर, इसका होल स्क्वायर लिया, और वैसे भी इधर भी ई का स्क्वायर ही है, बट ई के साथ कुछ है नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया पी नॉट डिवाइडेड बाई 4। आपने पावर को और कम कर दिया। अच्छा, हाविंग द वैल्यू ऑफ आर, तो ये ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ओवर 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एज 2 टाइम्स पी नॉट। तो लार्जेस्ट किस में 4 टाइम्स पी नॉट, विच इज़ ऑप्शन ए। 32 थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसके ऊपर विजुअलाइजेशन थोड़ी रिक्वायर्ड है, बट करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं सारा कुछ ये पैरेलल में लगा हुआ है। दीज स्ट्रैंड्स आर सराउंडेड बाय 8। एक तो इस लेटर को याद रखें, 8 हमारे पास ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक उसने कहा सेंटर में, तो ऑल 9। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 9 स्ट्रैंड्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता था कि ये स्ट्रैंड्स पैरेलल में, बट ये हमें ना भी बताता तो पता होना चाहिए था कि पैरेलल है। क्यों? अगर ये मल्टीपल स्ट्रैंडेड केबल इस तरह की जो हमारे पास आती हैं, जिनके अंदर मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं, आपने अगर इनको एक बैटरी के क्रॉस लगाया हुआ है, तो जब ये करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे पहुंचते तो उसके पास 9 पाथवेज हैं, ये किसी भी स्ट्रैंड में से ट्रैवल करके आ सकता था। तो दिस इज अंडरस्टूड कि दे आर ऑल इन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब वो कहते हैं इन सबकी जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, वो आर के बराबर है। तो कहते हैं मुझे एक्सप्रेशन बता दें रेजिस्टिविटी का। थोड़ी सी अलजबरा करनी पड़ेगी, सो बेयर विद मी। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लें। देखें 9 के 9 स्ट्रैंड्स पैरेलल में हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मुझे एक स्ट्रैंड की निकालनी होती जिसका ये वाला आउटर वाला जो है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें क्या लगाना पड़ता? दिस वुड हैव बीन रो एल ओवर ए। ये वो 8 स्ट्रैंड्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस है, और वो जो एक अकेला सेंटर में है उसका उसने कहा एरिया 4 टाइम्स है, तो यानी ये बन गया रो एल ओवर 4a। ठीक है, अच्छा, तो अब क्योंकि ये सारे पैरेलल में है, तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए? 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर। ये मुझे करना पड़ेगा 8 दफ़ा, जो स्ट्रैंड्स है मेरे पास, प्लस 1 टाइम आर कौन सा आ जाएगा? वो जो एक स्ट्रैंड है। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टैकल करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 8 दफ़ा है, तो मैं इसको अगर कलेक्टिवली ऐसे लिख लूँ एज 8 डिवाइडेड बाई आर, तो आई एम श्योर कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 8 दफ़ा नीचे सेम रेजिस्टेंस है, तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस दिस इज 1 ओवर आर, और हमने देखा है कि ये 1 ओवर 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनता है? अच्छा चलो, एक स्टेप मैंने मिस किया, मैं वो दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, वो स्टेप ये है कि बेसिकली तो यहाँ पे क्या आना है, 1 ओवर रो एल ओवर ए, लेकिन हम ये बार बार नहीं लिख सकते, तो इस रो एल ओवर ए की बजाय मैं लिख रहा हूँ एक्स। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 8 ओवर एक्स, प्लस इसकी जगह क्या आना था, 1 ओवर, यानी 1 ओवर रो एल बाय 4a। इस 4 को ऊपर ले जाएं तो रो एल ओवर 4 एल ओवर ए बचेगा, जिसको मैंने नाम एक्स रखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई आर। अब इसको आर क्यों लिखा है? क्योंकि उसने मुझे सवाल में बताया था कि इन सबको जब आप अप्लाई कर लोगे तो इसकी रेजिस्टेंस आर के बराबर आनी है। तो ये मेरे पास बचा 12 ओवर एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्या बचेगा मेरे पास 12 आर इक्वल्स टू एक्स। एक्स की जगह हमने उसको लेट किया हुआ था इसको। ठीक है, तो इक्वल्स टू रो एल ओवर ए उधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, सो ये फिर 12 आर ए डिवाइडेड बाई एल, तो विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अच्छा सवाल है, मेमोरी बेस्ड है। वो कहते हैं हमारे पास एलडीआर भी है, थर्मिस्टर भी है, और हमने उसमें चेंजेस क्या किए हैं कि हम वार्म एंड डार्क से निकल के कोल्ड और ब्राइट में चले गए। तो वार्म और कोल्ड का लिंक तो हमारे पास थर्मिस्टर के साथ है, और अगर आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, यानी अगर आपने उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में फेंका है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, तो ये ऑप्शन होगी। और डार्क से आप सनी लाइट में चले गए तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो इट शुड हैव बीन डिक्रीजेस। तो कॉमन आंसर मेरे पास ऑप्शन सी है। और यहाँ से जो रिलेशनशिप्स याद करने हैं, वो एलडीआर के साथ इन्वर्स रिलेशन है लाइट का, और थर्मिस्टर के साथ इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर का। ठीक है, ये सिलेबस में लिखे हुए आपके पॉइंट्स। 34 इज रिलेटेड टू डायोड बिहेवियर, और ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे ये चीज़ों का क्लियर खुद होना चाहिए था। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मैंने आपको सिखाया है कि करंट जो है वो डायोड के डायरेक्शन में अगर फ्लो करेगा
तो वो उसको अलाउ करेगा, दूसरे को अलाउ नहीं करेगा. एंड ऑफ कोर्स वी आर टेस्टिंग विद द कन्वेंशनल करंट. तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो डायोड की डायरेक्शन में मैच करता है. इसका मतलब है डायोड 1 कंडक्ट करेगा, लैंप 1 ऑन होगा. अब लैंप 2 के रास्ते को चेक कर लेते हैं कि इज दैट पाथवे क्लियर और नॉट. तो यहाँ से करंट आया हमारे पास. इसके बाद दो रास्ते से जब हम यहाँ से चेक करते हैं तो करंट की डायरेक्शन और डायोड की डायरेक्शन ऑपोजिट है. इस रास्ते से तो ये नहीं जाएगा. दूसरे रास्ते को चेक कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन और डायोड की डायरेक्शन सेम है. यस दे आर सेम. तो करंट को परमिशन मिल जाएगी पास होने के लिए. तो लैंप 2 भी ऑन होगा, विच इज ऑप्शन डी. तो दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू डायोड बिहेवियर. 35 इज बेस्ड ऑन मेमोरी. वो कहता है जी फर्स्ट लॉ जो है वो किस बेसिस पे है, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन, जिसमें हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन आर इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग अ जंक्शन. और जो सेकंड लॉ है दैट इज अबाउट एनर्जी, विच इज एक्चुअली द वोल्टेज लॉ. ठीक है ना. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास. वो कहता है जी मुझे बताएं किसी एक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. कोई मसला नहीं, पहले आप सर्किट की इक्विवेलेंस बना लो. इक्विवेलेंस का मतलब होगा कि व्हाट इज ईच बैटरी ट्राइंग टू डू. तो देखो इसका प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस है. दिस बैटरी इज ट्राइंग टू फोर्स द करंट इन दिस डायरेक्शन. ये भी इस तरफ फेंकने की कोशिश कर रही है करंट को. लेकिन जो दूसरी बैटरी है इट इज ट्राइंग टू मेक श्योर द करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. मसला हो गया. तो हुआ क्या, दो बैटरीज करंट इस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस करवा रही हैं और एक बैटरी इस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस करवा रही है. तो आपके पास इफेक्टिवली एक बैटरी बची, बिकॉज वन बैटरी इज बीइंग कैंसल्ड विद द अदर वन. ये एक बड़ा बेसिक सा तरीका है. तो मेरे पास इफेक्टिवली बची सिर्फ एक बैटरी, यानी मेरे पास बैटरी एक है और रेजिस्टर्स कितने हैं, 3, जो कि सीरीज में लगे हुए हैं इस तरह से. तो अगर मेरे पास बचा ही एक बैटरी का वोल्टेज है, एक ही ईएमएफ बचा है, तो वो तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं जो कि उसने यहाँ पर बताए होंगे, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स. ये भी आ रही है, तो सबके ऊपर वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगी, बिकॉज सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है. सो दिस विल बी E/3, दिस विल बी E/3, दिस विल ऑल्सो बी E/3. ऑप्शन बी बस आपके पास. क्वेश्चन 7 है हमारे पास. दिस इज रिलेटेड टू 2 कॉन्सेप्ट्स. एक इसमें आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगता है. व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आपको वीडियो A1 AS के सिलेबस में मिलेगी डीसी सर्किट्स के अंदर. और एक आपके पास नल मेथड होता है टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल. ऑल्दो ये दोनों रिलेटेड, स्लाइटली रिलेटेड हैं, बट इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जब तक आपकी मैक्सिमम ग्रिप नहीं होगी तो इस तरह का सवाल सॉल्व करने में मुश्किल पेश आती है. मैं इसको डिस्कस करता हूँ इन डेप्थ और देखते हैं कि ऑप्शन ये कैसे सॉल्व कैसे होगा. देखिए सबसे पहले तो रियलाइज़ करें कि दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं. ठीक है. तो जो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ, इसको नेगेटिव ले लूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो रहा है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो रहा है. फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स से कि जो बैटरी थी 12 वोल्ट्स की थी, तो इसका मतलब है यहाँ पे 12 जाउल्स पर कूलम इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, ये भी 12 जाउल्स पर कूलम है. ठीक है. तो अब देखते हैं उसके साथ क्या होता है. कुछ एनर्जी इसको लूज करेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा. मिसाल के तौर पर इसको उसने 5 वोल्ट देने हैं और बकाया जो वोल्टेज है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लेट्स से 7 वोल्ट्स, वो उसने इसको दे दिए. ठीक है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसके पास 7 वोल्ट थे, वो इसको देगा. यहाँ जाते हुए वापस उसके पास 0 जाउल्स पर कूलम या 0 वोल्ट बचे. इसी तरह 12 जाउल्स वाला यहाँ भी एंटर होगा, बट एग्जिट के वक्त उसके पास भी 0 जाउल्स पर कूलम बचेंगे. वो कहते हैं कि हमने ऐसी सेटिंग कर दी है कि एम मीटर की रीडिंग इस वक्त 0 है. इसका मतलब है कि यहाँ तक आते आते जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी 7 जाउल्स पर कूलम है और जो उधर से इलेक्ट्रॉन आया था उसके पास भी 7 जाउल्स पर कूलम है और दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी सेम है तो वो इस एमीटर या इस रास्ते के थ्रू नहीं गुजरेंगे, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. ठीक है ना. तो इसका मतलब है इतनी लेंथ पे जो वोल्टेज लॉस हुआ वो 5 वोल्ट था और इतनी लेंथ पे जो वोल्टेज लॉस हुआ वो 7 वोल्ट था. तो इसीलिए करंट पास नहीं हो रहा. वो कहता है कि एलडीआर के ऊपर हमने इज कवर्ड, एलडीआर को आपने कवर कर दिया. तो अभी हमने पीछे देखा है कि अगर आप एलडीआर की लाइट इंटेंसिटी को कम कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. अगर एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ गई, इस रेजिस्टेंस को अगर हमने बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब 7 वोल्ट्स की बजाय हो सकता है ये 10 वोल्ट्स लेना शुरू कर दे. ठीक है. अब अगर इसने 10 वोल्ट्स लेना शुरू कर दिए हैं आज, इफ इट इज टेकिंग 7 की बजाय 10 वोल्ट्स, ठीक है, तो इसका मतलब है इसने सिर्फ इसके लिए 2 वोल्ट्स छोड़े. ठीक है. अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि इस सेक्शन में भी सिर्फ 2 वोल्ट्स ही इस्तेमाल हो और राइट हैंड साइड पर हमारे पास कम से कम 10 वोल्ट इस्तेमाल होने चाहिए. अब ये काम करवाने के लिए देखो, पहले इस सेक्शन में 7 वोल्ट इस्तेमाल हो रहे थे और हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला इस जगह से आया जो कि हम
रो एल ओवर ए पढ़ते थे। अब ये क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा? क्योंकि ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मेटल वायर है और वायर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं इस सेक्शन पे, इस साइड पे वोल्टेज बढ़ाना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। यानी राइट हैंड साइड पर जो लेंथ अवेलेबल है, मुझे ये लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि ये 7 वोल्ट से बढ़कर 10 वोल्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और लेंथ बढ़ाने का तरीका यही है मेरे पास कि मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करूं, लेफ्ट की तरफ मूव करूं। कैसे? देखो, मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, इसको भी क्लियर कर देता हूं। रिमाइंडर मैं दोबारा दे देता हूं। अब मुझे वोल्टेज बढ़ानी है लेफ्ट साइड पर, तो मैं इसके स्लाइडर को यहां से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ये स्लाइडर यहां नहीं हो सकता, ये स्लाइडर यहां नहीं हो सकता, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है और उसके मुझे किसी ऐसी जगह लेके जाना जहां पे लेंथ पहले से ज्यादा हो जाए। तो मैं इसके स्लाइडर को अगर यहां मूव कर दूं, तो अब इस सेक्शन में लेंथ ऑफ वायर कम होगी, तो ये 2 वोल्ट कंज्यूम करेगा पहले के मुकाबले में। और अब इस पॉइंट से आगे मैंने ज्यादा बड़ी लेंथ को इन्वॉल्व कर लिया है। लेंथ बढ़ाई, रेजिस्टेंस बढ़ी, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है तो मोस्ट डेफिनेटली बड़ी लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है, वोल्टेज भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो बकाया 10 वोल्ट्स अब इस बकाया लेंथ के ऊपर मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। और अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर हुआ 2 वोल्ट ज़ाया करने के बाद उसके पास 10 वोल्ट्स बचे, वही इलेक्ट्रॉन जब यहां से एंटर हुआ तो इस पॉइंट पे भी उसके पास आज 10 वोल्ट ही होंगे। दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और एमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, राइट? ओके, सो आई शुड मूव दिस टूवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, और अगर आपने इसको दोबारा उसमें देखना है तो आप एक कॉन्सेप्ट है रियोस्टेट का जो कि ओ लेवल्स में से, उसको रिवाइज करो दोबारा, फिर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाली प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। 38 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। वो आपसे कहते हैं मुझे बताएं जी आइसोटोप कौन सा है। कोई मसला ही नहीं है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, पॉज करके देख सकते हैं, बड़ा इजी सवाल है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। वैसे तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिस बच्चे को न्यूक्लियर रिएक्शंस का पता है उसको पता है कि जब न्यूक्लियस यूरेनियम के ऊपर आप बम्बार्डमेंट कराते हैं तो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता, आप इसको बेसिक्स तक लेके जाना चाहते हो, तो कोई मसला नहीं, आप इसको यूज़ करके इक्वेशन बना लो, डीके इक्वेशन। तो बिफोर रिएक्शन मेरे पास है जी 235 92, इसमें मैंने एक न्यूट्रॉन ऐड किया फायर करके, और आउटपुट में मुझे क्या मिला? बेरियम विच इज़ 141 56, और एक मुझे क्रिप्टॉन मिल गया 36 92। अब इसमें अगर आप ऊपर वाले ऐड करोगे ना तो कोई एलिमेंट मिसिंग है, क्योंकि उसने न्यूट्रॉन कहा है तो इट विल बी 10, ठीक है। तो यहां पर जो चीज़ मिसिंग है दैट इज एक्स, मुझे नहीं पता कितने एटम्स हैं, तो इक्वेशन बना लो। बिफोर कितने थे मेरे पास? ऊपर 235 प्लस 1, एरो को इक्वल टू बना लो। आफ्टर में मेरे पास कौन कौन है? 141 92, 141 प्लस 92 प्लस एक्स टाइम्स 1। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो एक्स का आंसर आ जाता है 3। इसका मतलब है 3 न्यूट्रॉन्स निकले। वैसे तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 भी बेटा आपके पास दोबारा से मेमोरी बेस्ड है। वो कहते हैं जी 5 मिशन है, हैज अ चार्ज ऑफ प्लस ई एलिमेंट्री चार्ज यानी 1.6 × 10⁻⁻19 वाला। इट कंसिस्ट ऑफ एन अप क्वार्क एंड 1 अदर क्वार्क। हमें पता है मेसन 2 से मिलकर बनता है, ठीक है, तो वो उसका एंटी होता है। तो इसका आंसर जो बेटा आपके पास दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, एंटी डाउन, ठीक है। एक उसने अप क्वार्क हमें कहा हुआ है, तो अब जो होता है वो हमारे पास होता है +2/3, ठीक है ना, +2/3 उसका चार्ज होता है। और अब हमें एक और चाहिए ताकि हम उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या बना सकें? प्लस ही। तो एक अगर मेरे पास अप है तो ऐसा मैं कौन सा एंटी वाला क्वार्क बीच में डालूं जिसके बाद मेरे पास प्लस ई चार्ज बने? तो दिस वाज +2/3e प्लस व्हाट शुड आई डू इक्वल्स टू मेक इट 1। तो फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो 1/3 मिसिंग है। तो जो मेरे पास फ्रैक्शन मुझे चाहिए वो नेगेटिव नहीं, मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो वो डाउन जो होता है वो -1/3। अब एंटी डाउन है तो +1/3 होगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। तो ये थोड़ा सा गेस वर्क इसमें करना था, बट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी डन।